Hello guys, my name is Amantu Saraswat. I'm from Topladi City, which is situated in Andhra Pradesh. तो आज हम अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारी चीजों को अब तक पढ़ लिया है, जिनमें से कुछ चीजें मैं अभी वापस से क्या क्या चीजें पढ़ी थी उनको मैं अभी रिव्यू अभी जो देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ये चीज हम पढ़ी थी। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स और ओम्स लॉ पढ़ा था। ओम्स लॉ क्या होता है? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड proportional when we remove the proportionality sign there is a variable constant will come called R called resistance of that wire or conductor, उससे symbol as ohm like that। उसके बाद हमने drift and electron and origin of resistivity पढ़ा था। ओके तो और उसके बाद मोबिलिटी पढ़ा था, मोबिलिटी लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, ये भी चीजें पढ़ी थी। कहाँ कहाँ पर हमारा ओम्स लॉ जो है काम नहीं करता है, इस सब के बारे में पढ़ा था। उसके बाद रेसिस्टिविटी ऑफ वेरिएबल मटेरियल्स के बारे में भी हमने थोड़ा जान लिया था। ओके तो मेटल्स हैव लो रेसिस्टिविटी इन द रेंज ऑफ, ये हमने इसको हाईलाइट भी किया था। ओके metals have low resistivity in the range 10 power minus 8 ohm meter to 10 power minus 6 ohm meter. At the other end are insulators like ceramic, rubber and plastic having resistivity 10 power 18। तो resistivity जो होती है ना, मतलब जो एकदम प्लास्टिक मटेरियल है, plastic having 10 power time greater than the metal, okay, or more। In between the two are the semiconductors, okay। तो इनमें जो मतलब जो वेरिएबल इनकी जो रेसिस्टिविटी होती है उनमें सेमीकंडक्टर्स जाते हैं। These however have resistivity characteristically decreasing while हाँ ये एक नोटेबल एक पॉइंट है, decreasing with the temperature। ओके तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे या ओके तो इसमें रेसिस्टिविटी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिक्रीज होती जाएंगी। ओके द resistivities of semiconductors can be decreased by adding some amount of suitable impurities। तो रेसिस्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए इसका भी उपाय उन्होंने बता दिया है कि अगर उसमें थोड़ा सा impurities डाल दी जाए तो रेसिस्टिविटी बढ़ जाएंगी। This last feature is exploited in use of semiconductor for electronic device। तो जितना मैंने इसमें हाईलाइट किया है ना, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। कुछ इनसे बहुत सारे क्वेश्चन भी बन जाते हैं, कभी कभी सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन भी बनते हैं कि अगर हमको सेमीकंडक्टर्स में रेसिस्टिविटी बढ़ानी है तो क्या करें, इसमें इम्प्योरिटी मिला दें, इस तरह के मल्टीपल क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो इनको भी तो इनको भी ध्यान में रखना है। ये हेलो सर, गौरव सर। हाँ हेलो सर बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है सर आपके यहाँ से, तो ओके विल कंटिन्यू नाउ। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी। तो ये यहाँ से आज हम अपना नई यात्रा को हम आरंभ करेंगे, अपनी नई जर्नी को हमारा इस चैप्टर की नई जर्नी को आरंभ करेंगे पुनः। तो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी, तो जो रेसिस्टिविटी होती है वो टेम्परेचर पर किस प्रकार से आधारित है, मतलब किस प्रकार से डिपेंडेंट है उसके बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज फाउंड टू बी डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर। Different materials do not exhibit the same dependence on temperature. Okay, so over a limited range of temperature that is not too large, okay, the resistivity of materials conductor is approximately given by। तो टेम्परेचर के साथ साथ जो भी रेसिस्टिविटी में चेंज आता है वो इन लोगों ने यहाँ लिख दिया है। अरे यार, तो ये एक्सप्रेशन है, इसी एक्सप्रेशन के आधार पर
रेसिस्टिविटी किसी भी मेटल की टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। इसमें अल्फा जो है वो उस मेटल का एक्स मतलब हीट ट्रांसफर को डिपेंड करता है, मतलब हीट ट्रांसफर को जो रेट होता है ना कांस्टेंट, उसको ये दर्शाता है। वेयर पीटी इज द रेसिस्टिविटी एट द टेम्परेचर टी एंड रो नॉट एट is the same as the reference temperature T naught. Alpha is called temperature coefficient of resistivity. Okay, जैसा मैंने बताया. And form equation 3.26. The dimension of alpha is temperature minus inverse. Okay, तो temperature inverse alpha का मतलब मात्रक होता है, या फिर सिंबल बोल दीजिए या डायमेंशन बोल दीजिए. For metals alpha is positive. Okay, ये चीजें थोड़ी बहुत याद कर रख लेनी है. ये for metals alpha is positive. Okay, so the relation of equation 3.6 implies that the graph of Pt plotted against T would be a straight line at temperature much lower than 0 degree Celsius. The graph, however, deviates considerably from a straight line, figure 3.8. Okay, so equation 3.26 thus can be used approximately over a limited range of T out my reference temperature T naught, where the graph can be approximated as a straight line. Okay, तो इसमें कुछ ग्राफ इन्होंने बना के दिए, तो ग्राफों के आधार पर इन्होंने अलग अलग चीजों की रेसिस्टिविटी और टेम्परेचर के डिपेंडेंसी बताई गई. ओके, तो पहला ग्राफ है रेसिस्टिविटी पी आर ऑफ कॉपर एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. ओके, तो इसकी जो रेसिस्टिविटी है टेम्परेचर के साथ एक रिलेशन रखती है एक्सपोनेंशियली, या फिर आप कह सकते हैं ये स्क्वायर फंक्शन भी दिख रहा है एक तरह से, स्क्वायर फंक्शन, और यू कैन से इट ऑल्सो एक्सपोनेंशियल. ओके, एक्सपोनेंशियली बढ़ती है ये देखा गया केवल कॉपर में. अब कॉपर को छोड़ के नेक्रोन में आते हैं, नेक्रोन में तो यही ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन हो जाता है. ओके, टेम्परेचर के साथ स्ट्रेट लाइन का एक कर्व दिखाता है, कर्व या फिर स्ट्रेट लाइन दिखाती है. और एक हमने इसका रूल बना दिया, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी फॉर टिपिकल सेमीकंडक्टर. तो सेमीकंडक्टर्स के लिए क्या होता है ना, जो रेसिस्टिविटी है वो घटती है टेम्परेचर आने से. अब इन दोनों में देखिए आप, ये दोनों मेटल्स है ना, एक मेटल्स है एक नॉन मेटल्स है, नेक्रोन, ओके सॉरी, दोनों मेटल्स हैं. तो पहले में बढ़ी टेम्परेचर के साथ, दूसरे में भी बढ़ी टेम्परेचर के साथ, इसमें घट रही है, वो भी अच्छी खासी घट रही है, ऐसा नहीं कि नहीं घट रही हो, ये एक हाइपरबोलिक घट रही है. ओके, तो हाइपरबोलिक एक कर्व है. तो ये क्या है, आपको पता होगा कि सेमीकंडक्टर्स सिलिकॉन के बने होते हैं, सिलिकॉन जर्मेनियम इनके बने होते हैं. ओके, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, ये है नॉन मेटल्स. तो नॉन मेटल्स के लिए जो डिपेंडेंसी होती है रेसिस्टिविटी की टेम्परेचर के साथ, वो एक इस टाइप की कर्व होती है. ओके, हाइपरबोलिक कर्व, इनवर्स हाइपरबोलिक कर्व ये बोल सकते हैं आप, इनवर्स हाइपरबोला या सिंगल टर्न हाइपरबोला. ओके, तो some metals like necron, which is an alloy of nickel, iron and chromium, exhibit a very weak dependency on resistivity with temperature. Manganese and content have similar properties. These materials are thus widely used in wire-wound standard resistor, since their resistance value would change very little with the temperature. Unlike metals, the resistivity of semiconductor decrease with the increasing temperature. तो जैसे कि इसमें बताया गया कि अब a typical dependency is on, okay, we can qualitatively understand the temperature dependence of resistivity in the light of deviation of equation 3.23 from the equation resistivity of material is given by. तो 3.23 क्या था, ओके ये है 3.23. तो ये अल्फा का एक इक्वेशन है निकालने के लिए. ओके, तो इसी से इन्होंने क्या किया ना, इसको इन्वर्ट कर दिया है. रेसिस्टिविटी क्या उन्होंने डिफाइन किया था ना, रेसिस्टिविटी को इनवर्स के, तो वही है ये. ओके, तो ये एक इन्होंने क्वेश्चन भी इसका बना दिया है
we will see this question. An electric toaster use nichrome for its heating element. Okay, guys, wait a minute. Okay, so an electric toaster use nichrome for its heating element. When a negligible small current passes through it, it's resistant at room temperature. तो 27 डिग्री सेल्सियस हो जाता है. It's found to be 75.3 ohm. When the toaster is connected to 230 volt supply, the current settle after the few seconds to a steady value of 2.68 ampere. What is the steady temperature of the nichrome element? The temperature coefficient of resistance of nichrome average over the temperature range involved is. तो ये इसका मतलब कोफिशिएंट दे रखा है. ओके, तो अभी इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या क्या चीजें दी गई हैं उनको हमें अपने पास ले लेना है. क्या क्या है? When the current through the element is very small, heating effect can be ignored and the temperature T1 of the element is the same as the room temperature. Okay, तो इन्होंने एज्यूम किया कि जो रूम टेम्परेचर है वो भी 27 डिग्री सेल्सियस ही है. 27 जो भी कितने, हाँ, T1 जो भी दिया है. ओके, when the toaster is connected to a supply, its initial current will be slightly higher than its steady value of 2.68 ampere, but due to heating effect of current, the temperature will rise. Okay, तो टेम्परेचर राइज करेगा हीटिंग इफेक्ट के कारण. This will cause an increase in resistance and a slight decrease in current in a few seconds. Okay, तो कुछ ही सेकंडों में बढ़ेगा घटेगा. Okay, in resistance and the slight decrease in the current. Okay, so in a few seconds a steady state will be reached. तो कुछ ही समय बाद steady state पहुंच जाएगी इसकी. Okay, the when temperature will rise no further and both the resistance of the element and the current down will achieve steady value. The resistance R2 or at the steady temperature T2 is. तो R2 इन्होंने सबसे पहले निकाल लिया है. तो R2 कैसे निकालेंगे? क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि पोटेंशियल दे रखा था और उसी पोटेंशियल डिफरेंस पर करंट दे रखा था. अब करंट दे रखा है और पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है तो हम रेसिस्टेंस तो तुरंत निकाल ही सकते हैं. रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? रेसिस्टेंस हो जाएगा इनका 230 वोल्ट अपॉन 2.68, दैट इज 85.8 ओम. ओके, तो हम इस रिलेशन का यूज करेंगे. क्या है? R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1. तो टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेसिस्टेंस, इस इक्वेशन का हम यूज करेंगे. इस इक्वेशन का यूज करके हमारे पास R1 है, R2 है, 1 है, सॉरी 1 तो है, सही है, अल्फा है, T2 निकाल लेंगे, T1 भी है. ओके, तो T2 माइनस T1 इक्वल टू 85.8, 75.3 डिवाइड बाई 75.3 into 1.70 into 10 power minus 4 इक्वल टू 820 डिग्री सेल्सियस. तो दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस क्या आ गया? 820 डिग्री सेल्सियस. तो दैट इज T2 इक्वल टू 820 plus 27, that is 847 डिग्री सेल्सियस. Thus the steady temperature of the heating element when heating effect due to current equal heat loss to surrounding is 847 डिग्री सेल्सियस. ओके, तो इस क्वेश्चन में से तो कुछ था नहीं. ये क्या था कि पहले एक रेसिस्टेंस दे दिया है, उस पर मतलब, और कुछ समय बाद ऐसा किया है कि एक वोल्टेज से एक करंट देकर एक तार में, उसी तार में करंट और वोल्टेज बढ़ाकर या फिर कुछ भी उसका नेक्स्ट मतलब दूसरा रेसिस्टेंस दे दिया है
एक ही वायर का, बट अलग अलग वैल्यूज पर, अलग अलग टेम्परेचर पे। ओके, तो टेम्परेचर को इसमें कांस्टेंट नहीं रखा है। और इन्होंने क्या करा है, और अल्फा तो दिया ही रहता है, अल्फा को मतलब इसका कांस्टेंट है। एक टेम्परेचर दे दिया है, अब दूसरा टेम्परेचर निकालना है, तो इस सीधा फॉर्मूले का यूज है और कुछ नहीं। ओके, तो अब आते हैं अपने कुछ एक एग्जांपल और कर लेते हैं। द रेसिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर ऑफ अ प्लेट, क्या है, ओके, द रेसिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर ऑफ अ प्लेटिनम रेसिस्टेंस थर्मोमीटर एट द आइस पॉइंट इज 5 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 5 ओम। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या है ना, मतलब आइस आइस पॉइंट है इनका, मतलब जिस पर प्लेटिनम जम जाता है या फिर कुछ भी, इज 5 ओम, एंड द स्टीम पॉइंट इज 5.23 ओम। When the thermometer is inserted in a hot bath, the resistance of the platinum wire is 5.795 ohm. Calculate the temperature of the bath. तो क्या है ना, इसमें 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे दिया, और मतलब कुछ स्टीम पॉइंट है ना कि 100 डिग्री सेल्सियस पे एक टेम्परेचर दे दिया। अब इन दोनों टेम्परेचर से हमें मतलब, और शायद हाँ इनिशियल रेसिस्टेंस भी दिया है, तो इन दोनों से हम सबसे पहले अपनी अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अल्फा के बाद हम फिर जो नेक्स्ट हमको टारगेट दिया गया है, जो 5.75 ओम है, उससे मतलब उसके लिए टेम्परेचर निकाल लेंगे। ओके, तो सबसे पहले R0 हमारा 5 ओम है, R100 सॉरी R0 और R100 हमारे पास दिए गए हैं, एंड R1 दे रखा है। ओके, आर टी मतलब किसी टी टेम्परेचर पे, तो आर टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर टी हो जाएगा R1 माइनस R0 अपॉन R100 माइनस R0 इंटू 100। ओके, जो भी, तो आर टी जो है R0 1 प्लस अल्फा टी। ओके, तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम ये पुट कर देंगे सारी वैल्यूज, 5.795 माइनस 5, 5.23 माइनस 5 इंटू 100। तो ये सारी चीजें हैं, इनको पुट करके 345.65 डिग्री सेल्सियस ये हमारा टेम्परेचर आ जाएगा, जब उस वायर का जो भी रेसिस्टेंस है 5.795 ओम है। तो ये है ऐसे क्वेश्चंस को करने का कंसेप्ट। ओके, अभी हम अपना नया एक टॉपिक है इसमें, जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, ये है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। ओके, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती क्या है, जैसे आप जानते हो बहुत सारी एनर्जीज होती है इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, उन्हीं में से इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी है एक। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, हमें इसके बारे में देखना पड़ेगा। तो एक तो होती है पोटेंशियल एनर्जी, तो इसमें थोड़ा सी पढ़ लेते हैं इसकी जो भी है। इन अ टाइम interval delta t, an amount of charge delta q equal to I delta t travel from A to B. The potential energy of the charge at A by definition was q v or A, and similarly at B it is q v b. Okay, thus change in its potential energy delta u is delta u equal to final potential energy minus initial potential energy. एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो हमारा V होता है, V मतलब पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम विभवांतर क्या बोलते हैं, V में इसका नाम भूल गया, विभव, विभवांतर, हाँ विभवांतर, इसको विभवांतर भी कहते हैं। ओके, जो भी विभव होता है। ओके, तो इसको हम Q इंटू मतलब वर्क बाई क्यू से हम इसको डिफाइन करते हैं, वर्क डन पर चार्ज, मतलब एक चार्ज द्वारा जितना वर्क डन किया गया तो वो है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, एक ए से बी जाने के लिए, मतलब एक चार्ज को ए पॉइंट से, मतलब ये है ना, देखो
ए पॉइंट है, ये है बी पॉइंट। अब ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने में जितना एक चार्ज को वर्क करना पड़ा, तो इस मान लीजिए डेल्टा क्यू या फिर डेल्टा डब्ल्यू इसने वर्क किया, तो इसका अंतर इस जगह से इस जगह में क्या होगा, डेल्टा वी। यहाँ पर मान लीजिए वी है, तो वी प्लस डेल्टा वी, तो डेल्टा वी क्या होगा, डेल्टा वी होगा वर्क, टोटल वर्क अपॉन चार्ज। ओके, तो अभी जहां तक आप जानते हैं वर्क और एनर्जी एक ही डायमेंशन के होते हैं, बस थोड़ी सी डेफिनेशन अलग है। तो वर्क और एनर्जी इक्वल टू चार्ज इंटू डेल्टा वी या फिर वी। तो इस तरह से ये फॉर्मूला डिराइव हुआ जो अभी हम यूज कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी पूछा गया है। पोटेंशियल एनर्जी एक किसी सिंगल जगह के लिए तो नहीं हो सकती, तो ये होती है डिफरेंस। तो ये होता है फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, तो अब आते हैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या था, तो डेल्टा क्यू कॉमन ले लिया, वी बी माइनस वी ए, तो इसको हम डेल्टा बी कर सकते हैं या फिर बी कर दो, कुछ नहीं। तो इस ये आया माइनस डेल्टा क्यू वी, क्योंकि ए पर ज्यादा वोल्टेज था। ओके, इफ चेंजेस मूव without collision through the conductor, their kinetic energy would also change so that the total energy is unchanged. Conversation of total energy would then imply that delta k equal to minus delta u. Okay, potential energy है ये, क्या kinetic energy equal to negative of potential energy होता है जब, क्योंकि okay, so that is delta q equal to I into delta t. Okay, IV delta t greater 0. Okay, so thus in case charge will move freely through the conductor under the action of electric field, their kinetic energy would increase as they move. We have however seen earlier that on average change carries not move with acceleration but with a steady drift velocity. This is because of collision with ion and atom during transit, during collision, and energy gained by the charge thus is shared with the atom. The atom vibrates more vigorously, that is the conductor heat up. तो क्या है ना, चार्ज कंडक्टर के अंदर आएगा, तो कंडक्टर के अंदर आएगा ना, तो वेलोसिटी होगी उसमें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, मतलब वो जब ट्रेवल करेगा कंडक्टर में, तो वो ट्रेवल थोड़ा सा ज्यादा विगोरसली करेगा, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी से करेगा, बहुत ज्यादा रेंडमली करेगा। तो इससे क्या है ना, रेंडमली मोशन से क्या है, उस कैपेसिटर में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। हीट एनर्जी प्रोड्यूस होने से क्या है, मतलब अचानक से गर्म होने लग जाएगा। ओके ओके, the atom vibrate more vigorously, that is conductor heat up, thus an actual conductor an amount of energy dissipate as heat in the conductor during the time interval delta t. Okay, तो डबल इसका वर्क डन कितना हो जाएगा, आई वी डेल्टा टी। द एनर्जी डेसिपिएट पर यूनिट टाइम इज द पावर डेसिपिएट, तो पावर कितना हो जाएगा, पावर हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी। इसमें डेल्टा टी से डिवाइड दे दिया डब्ल्यू में, तो डेल्टा टी पहले से था डब्ल्यू में, तो पी इक्वल टू आई वी डायरेक्ट। तो यहाँ से कुछ फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं। एक तो W का फॉर्मूला, W इक्वल टू आई वी डेल्टा टी, तो डेल्टा लगा दूं तो ज्यादा ठीक है, आई वी डेल्टा टी। और एक फॉर्मूला ये भी है इसका, एक पावर का फॉर्मूला है, पावर का आई वी। इस फॉर्मूले को आपने शायद 10th में भी देखा होगा, बट फॉर्मूला ही था, उस टाइम पे इतना ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया था कैसे ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ। इस बार अच्छे से ड्राइव फॉर्मूला आया है। ओके, तो P इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी होता था। डेल्टा डब्ल्यू को यहाँ पुट करेंगे, डेल्टा टी से डेल्टा टी कट जाएगा और आई भी बचेगा। और इसी से रिलेटेड एक दो फॉर्मूले और आ जाते हैं हमारे सामने पावर के ही। तो P इक्वल टू, जैसा कि आप जानते हैं
V इक्वल टू आई आर होता है, ये हमको नॉन है। ओके, तो V यहाँ पर पुट करेंगे आई की V की जगह पर, तो आई स्क्वायर आर हम उसको लिख सकते हैं। ओके, तो एक और फॉर्मूला है जिसमें आई को पुट कर दें, आई को हम कैसे लिख सकते हैं, V बाई आर। ओके, तो अभी क्या हो जाएगा, ये V स्क्वायर बाई आर। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं इसके, ये फॉर्मूला है, ये वाला भी है। इन फॉर्मूलेस को आपको लर्न कर लेना या कहीं लिख के रख लो, ताकि जब भी काम पड़े तो इसका यूज कर। तो ये एक शायद एक सेल है, इस सेल में क्या है, एक पॉजिटिव वाली छड़ डाल रखी है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव से चार्ज, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज जा रहा है, करंट इस साइड जा रही है, करंट इस साइड जा रही है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है, नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है। तो ये आया, रेसिस्टेंस भी लगा दिया है, रेसिस्टेंस, ये पूरा सर्किट इसने बिल्ड कर दिया है। ओके, नीचे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जैसे नमक वमक, वो भी अच्छे से कंडक्ट करा दें इलेक्ट्रिसिटी को। ओके, तो वी गेट दिस फॉर्मूला एज द पावर लॉस, ओमिक लॉस इन द कंडक्टर ऑफ रेसिस्टेंस आर कैरिंग अ करंट आई, it is power which heat up, for example the coil in electric bulb is okay, so radiate out heat and light, where does not power come from। okay, तो ये सारी चीजें हैं, एक सारी चीज प्रैक्टिकल एग्जांपल बेस। ओके, तो electrical power is transmitted from power station to home in factory which may be hundred of miles away वायर ट्रांसमिशन। ओके, तो ये सारी चीजें बता रहे हैं कुछ कुछ जैसे नॉर्मल चीजों को। तो हाँ, तो P इक्वल टू वी आई होता है, द कनेक्टिंग वायर पावर स्टेशन टू द डिवाइस हैज फाइनाइट रेजिस्टेंस आरसी, द पावर डिसिपेट इन द कनेक्शन वायर व्हिच इज वॉस्टेड इज पीसी विद पीसी इक्वल टू आई स्क्वायर आरसी। तो ये पीसी का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर आरसी बाई बी स्क्वायर। ओके, अब आते हैं अपने नए टॉपिक जो कि है सेल ईएमएफ इंटरनल रेसिस्टेंस। ओके, तो आपने बहुत सारे सर्किट पहले देखे होंगे, किस टाइप के सर्किट्स होते हैं, कुछ कुछ बेसिक सर्किट या फिर जैसे तो हम इसको इस तरह से बनाते थे पहले। एक बैटरी है, यहाँ पर कोई एक रेसिस्टेंस ले लिया, यहाँ पर भी एक और रेसिस्टेंस ले लिया, ये गया, ये एक यहाँ पर एम्पियर लगा दिया। ओके, तो इस तरह इसमें कुछ एक्स ओम है, इसमें वाई है, ये चेक कर रहा है, ये कुछ 5 वोल्ट की मान लो बैटरी है, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, ये ऐसे जा रहे हैं। तो ये चीजें हम पहले पढ़ चुके थे, ये बेसिक से बेसिक कुछ सर्किट्स। बट अभी थोड़ा सा ये जो होता है ना सर्किट्स के डिजाइनिंग और थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने वाली है। ओके, तो सेल ये है सिंबल सेल का। ओके, अब सेल में थोड़ी बहुत इंटरनल रेसिस्टेंस भी होते हैं कुछ कुछ, तो उन्हीं के बारे में इसमें बताया गया है। तो V इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड A, तो इनकी एक अलग थ्योरी है ये। ओके गाइस, तो वी आर ऑन द टॉपिक EMF एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो मैं बता रहा था कि इन दिस चैप्टर जो सेल वाला पार्ट है ना, सेल में जब भी हम चेक करेंगे तो इसको पोटेंशियल डिफरेंस या फिर V विभव ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, जैसा कि यहाँ बोला है। तो इसको ये बैटरी है ना, तो ये बैटरी के जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हम ईएमएफ से डिनोट करेंगे। ओके, अभी आपको ईएमएफ का फुल फॉर्म भी बताया जाएगा, भी यहाँ होगा कहीं ना कहीं तो होगा। ओके, जस्ट लीव इट। हाँ, ये रहा ना, द डिफरेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अभी मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक याद था इसका, थोड़ा बहुत गलती हो जाता है। ओके, तो ये फॉर्मूले के बारे में डिस्कस किया था, आई आर इक्वल टू ये चीज है, ये तो आई आर इक्वल टू ई माइनस आई आर। ओके, तो ये हो गया टोटल रेसिस्टेंस। तो आर तो है वायर का रेसिस्टेंस, वायर में भी मतलब जितने भी रेसिस्टेंस लगाए हैं एक्सटर्नली, और आर है इंटरनल रेसिस्टेंस, और ईएमएफ
और आई। तो आई पता था आपको, आई क्या होता है? ठीक है। तो आई इक्वल टू ई एम एफ बाई आर प्लस आर। तो आर प्लस आर क्या है? टोटल रेसिस्टेंस ऑफ आ, मतलब ये टोटल रेसिस्टेंस किसकी चीज का है? टोटल रेसिस्टेंस है ये पूरे एक सर्किट का। अगर वायर का बोला जाए तो वायर का है आर, और अगर बैटरी का बोला जाए फिर सेल का बोला जाए तो आर। तो सेल इन सीरीज एंड पैरेलल, तो एक टॉपिक आता है, अगर सेल्स को सीरीज में जोड़ दिया जाए या पैरेलल में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? ओके, तो लाइक रेसिस्टर्स, cell can be combined together in an electrical circuit, and like resistor, one can, for calculating current and voltage in a current, replace the combinations of cells by equivalent cell. Okay, तो अभी क्या है ना, उन्होंने दिखाया गया है कि जो पोटेंस मतलब जो भी होता है ना, दो सेल लगा दिए थे अलग अलग सीरीज में, तो उनका क्या होगा, क्या इक्विवेलेंट आएगा। तो इसी के बारे में हम अभी पढ़ेंगे, कैसा क्या होता है, अगर सीरीज में जोड़ जाए तो क्या होगा, अगर पैरेलल में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। ठीक है, जहां तक मुझे अभी तक याद है, ये चीजें अपोजिट होती हैं रेजिस्टेंस की। जैसे रेजिस्टेंस अगर सीरीज में होता है तो सीधा सीधा जुड़ जाता है रेजिस्टेंस, अगर पैरेलल में होता है तो वन अपॉन में करेक्ट करना पड़ता है। जैसे एक फॉर्मूला है ना, वन अपॉन आर इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू। तो मैंने ये फॉर्मूला ये होता है पैरेलल के लिए, तो सीरीज के लिए भी होता है। सीरीज के लिए फॉर्मूला है आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू डायरेक्ट। जहां तक मुझे याद है ये अपोजिट हो। कंसीडर फर्स्ट टू सेल इन सीरीज वेयर वन टर्मिनल ऑफ द टू सेल इज जॉइंट टुगेदर, लीविंग द अदर टर्मिनल इज आइदर सेल फ्री। ई वन और ई टू इसको हमने मान लिया है, आर द ईएमएफ्स ऑफ टू सेल आर वन एंड आर टू, देयर इंटरनल रेजिस्टेंस रेस्पेक्टिवली। ओके, तो लेट कर रहा है तीनों के, मतलब बी ए बी 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 सी विद द पोटेंशियल डिफरेंस एट द पॉइंट ए बी एंड सी। तो ये तीन पॉइंट है, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, तीनों पर अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस उन्होंने डिफाइन कर लिया, बी ए बी 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 सी। ओके, तो हमने लगेगा देन बी ए माइनस बी बी is the potential difference between positive and negative terminal and of the first cell. We have already calculated in equation 3.38, and hence BAB equal to BA minus BB, that is EI minus IR. Okay, यहाँ पर I चल रहा है तो I इंटरनल रेजिस्टेंस R। सिमिलरली BC, BC के लिए क्या है, E2 इक्वल टू IR2 हो जाएगा। Here the potential difference between the terminal A and C of the combination is BAC के लिए क्या हो जाएगा, BA minus BC। अब BC और BA, अब देखो BA और BB नेगेटिव है ना, मतलब माइनस। ओके, तो BA minus BB प्लस B प्लस BC, तो ये दोनों को घटाया मतलब जोड़ा, E जो E1 है माइनस IR1, E2 माइनस IR2। तो E1 प्लस E2 तो डायरेक्टली ऐड हो गए, माइनस IR1 प्लस R2 ये भी डायरेक्टली ऐड हो गए। ओके, और if we wish to replace the combination by the single called between A and C of EMF, E equivalent and the internal resistance equal to E R equivalent, we would have VAC equal to E equivalent minus R equivalent। तो जहां तक मैं सोच रहा था ये अपोजिट होना चाहिए, बट ये अपोजिट नहीं निकला, थोड़ा सा मेरी कंफ्यूजन हो गया था। तो अगर ये दो सेल, ए पॉइंट एक है बी पॉइंट, एक कहा गया बी पॉइंट, इससे इसको कनेक्ट किया, इससे इसको कनेक्ट किया, देखना तो ओके। तो ये एक यहाँ पर सेल लगा दिया, एक सेल यहाँ लगा दिया, इसका था E1, इसका था E2, इसका R2, इसका R1। तो इन्होंने निकाला था BAB इक्वल टू BA माइनस B, दैट इज eta1 माइनस IR1, BC इक्वल टू BB
बी सी इक्वल टू का 2 माइनस आई आर टू। और यदि हम बी एफ सी निकाला जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, बी ए बी प्लस बी बी सी, दैट इज बीटा वन माइनस आई आर वन प्लस बीटा टू माइनस आई आर टू। तो बीटा वन प्लस बीटा टू कॉमन प्लस या फिर आई माइनस आई आर वन प्लस आर टू, दैट इज फाइनली we have v equivalent equal to eta equivalent minus I R equivalent। ओके, तो ये हमारे पास फाइनली फॉर्मूला निकल के आया। तो ये हमारे पास अंतिम फॉर्मूला आ गया है इक्विवेलेंट निकालने के लिए। अगर यहाँ पर मैं पॉइंट लिख देता हूँ, इफ else are in series we have to just add them। to calculate EMF and resistance। ओके, तो अगर हमें बीटा इक्विवेलेंट निकालना हो तो बीटा वन प्लस बीटा टू करना पड़ेगा, और आर इक्विवेलेंट निकालना हो तो आर वन प्लस आर टू करना पड़ेगा। अभी आए इनमें पैरेलल वाली चीज है। अब पैरेलल में क्या हुआ, पैरेलल में जो हुआ क्या हुआ, पैरेलल में हुआ कि इसमें, अब ये जानते ही होंगे आप कि अगर सीरीज में देख रहे हैं तो वोल्टेज सेम होता है सीरीज में, और जो से सॉरी सीरीज में देख रहे हैं तो करंट सेम होता है हर जगह हर वायर में। अगर पैरेलल है तो उसमें वोल्टेज सेम होगा। तो इसमें इस बार, पिछली बार हमने वोल्टेज से निकाला था, इस बार हमको करंट से निकालना पड़ेगा। ओके, तो इक्विवेलेंट करंट इक्वल टू पहले वाले में करंट प्लस दूसरे वाले में करंट। ये पहले वाला करंट है, ये दूसरा वाला करंट है। ओके, पहला वाला करंट ऊपर से जा रहा है, नीचे वाला दूसरे I2 से जा रहा है। करंट डिवाइड हुआ जैसा कि इसमें दिखा है। ये एक पॉइंट मान लीजिए, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट मान लीजिए, ये पॉइंट मान लीजिए। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक तो केवल एक स्ट्रेट लाइन थी, यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पर क्या हुआ, हम इसे कुछ इस तरह का बना रहे हैं ताकि ये आसानी रहे। ओके, तो ये इस तरह का था, तो एक ये मान लिया, ये भी मान लिया। ओके, तो इसमें यहाँ तक तो आई आ रहा था करंट, बट ये करंट डिवाइड होके पहले वाले में गए I1, दूसरी वाले में गए I2, बट दोनों पॉइंटों पर भी यहाँ से हटा देते हैं। इस जगह पर अपन अगर वोल्टेज कैलकुलेट करें तो इसका भी वोल्टेज V होगा, यहाँ पे भी वोल्टेज V ही होगा। ओके, तो अभी हम उसमें करंट इक्वेट करेंगे दोनों में, लेकिन क्या है ना, डिवाइड होने से पहले I था टोटल, और डिवाइड होने के बाद, मतलब बाद में I1 I2 हो गया, लेकिन जो वापस से मिले ना जब दोनों, तब फिर से I हो गया। तो इन चीजों को इक्वेट करना पड़ेगा कि I इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 क्या होगा फिर, E1 माइनस V R1 प्लस E1 माइनस V R2 इक्वल टू जो भी है। ओके, तो इसमें R1 जो इसका
वो फॉर्मूला होता है ना, मतलब इनवर्स एड का, तो वो फॉर्मूला लगा देंगे R1 R2 अपन R1 + R2, और ऊपर वाले में जो ईटा और आर है उन दोनों का कॉम्बिनेशन चलेगा। तो इफ वी वांट टू रिप्लेस द कॉम्बिनेशन, ओके, तो वी, अब इसमें हम अगर फाइनल लिख लें ए पैरेलल, पैरेलल ईटा इक्विवेलेंट इक्वल टू 𝛉1 R2 प्लस प्लस 𝛉2 R1 अपॉन R1 + R2, और रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 + R2। तो ये चीजें दोनों को डन कर लेंगे। ये फॉर्मूला है इसका, ये फॉर्मूला इसका है। अब क्या है ना, एक ये लास्ट टॉपिक आज हम कवर कर लेते हैं, किरचॉफ लॉ। उसके बाद कल हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, ये भारी वर्ग जो भी क्वेश्चन है ना, कल या फिर अगले नेक्स्ट सेक्शन में। ठीक है, तो किरचॉफ एक वैज्ञानिक हुए, रॉबर्ट, मतलब इसका नाम था गुस्ताव, मतलब गुस्ताव रॉबर्ट, कुछ लॉज दिए, उन्होंने कुछ लॉज दिए। वो कुछ लॉज क्या थे, वो लॉ है, मतलब हाँ, इससे पहले मैं किरचॉफ लॉ स्टार्ट करूं, एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि अगर कभी कभी ऐसा होता है, इनफाइनाइट मैनी ऐसे सेल्स दे दिए हैं, तो उनके लिए भी यही फॉर्मूले यूज किए जाएंगे, इनफाइनाइट के लिए, या फिर एन टाइम्स ऑफ दे दिए, कभी कभी एन टाइम ऑफ सेल है, तो उनमें क्या होगा। ओके, ऐसी चीज किरचॉफ रूल। ओके, किरचॉफ रूल क्या है, तो इलेक्ट्रिक करंट जनरली कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ रजिस्टर एंड सेल इन connected interconnected, sometimes in a complicated way. The formulae we have derived earlier for series and parallel combination of resistors are not always sufficient to determine all the current and potential difference in the current circuit. Two rule called Kirchhoff rule at very useful in analysis of electrical circuit. ओके, तो किरचॉफ ने रूल दिए, किरचॉफ के शायद दो लॉ हैं, दो लॉ दिए, इनको किरचॉफ लॉ नाम से इनको जाना जाता है। तो ये एक सर्किट को अच्छे से एनालाइज करने के लिए हमें यूजफुल होंगे। तो किरचॉफ का हम सबको सारी जो लिखा हुआ है ना वो स्पीच छोड़ते हुए हम सीधा किरचॉफ के लॉ पर आते हैं। किरचॉफ का लॉ क्या है, तो having clarified labeling, we now state that the rule and the proof। तो सबसे पहले एक रूल था, इसका रूल नंबर ए कॉल्ड जंक्शन रूल। इसमें at any junction the sum of current entries the junction is equal to the sum of current leaving the junction। तो क्या था, एक कोई सा जंक्शन है, इसमें शायद एग्जांपल भी होगा, इसी से देख लेते हैं। तो मान लीजिए ये जंक्शन है, तो इस जंक्शन पर क्या हुआ कि द सम ऑफ करंट इंटरिंग, मतलब इस जंक्शन पर करंट जितना एंटर कर रहा है और जितना बाहर निकल रहा है, तो दोनों का सम जो है वो इक्वल होगा। ओके, तो ये मान लीजिए एक जंक्शन है, यहाँ से करंट एंटर करा I1, इस जंक्शन पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ I2 और I3 के में। तो हम ये कह सकते हैं कि I1 जो है I2 + I3 के इक्वल होगा। ये है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। किसी भी जंक्शन पर इंटर करने वाला करंट, आउट करने वाला मतलब जो बाहर निकल रहा है करंट, दोनों साइड सम टोटल, जितना भी सम करंट बाहर निकल रहा है ना, I1 + I2 I1 के इक्वल होगा। अगर ऐसा होता, इधर से आ रहा I1, इधर से आ रहा I2, इधर को गया I3,
क्लियर हो गया I4, तो हम कह सकते थे कि I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4। ओके, तो ये था जंक्शन रूल, फर्स्ट लॉ। अब नेक्स्ट लॉ है इसका लूप रूल। ओके, तो लूप रूल क्या था? एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेस इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज लूप इन्वॉल्विंग रेसिस्टर्स एंड सेल इन द लूप इज जीरो। लूप लॉ क्या है कि एक पर्टिकुलर लूप में algebraic sum of changes in potential around any closed loop involving resistor and cell is मतलब क्या है कि जो सम होगा चेंजेस का, पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज होगा, वो जीरो होगा एक सर्कल में। ओके, ये द algebraic sum of changes in potential around any closed loop, कि किसी क्लोज लूप में हमेशा जो होगा चेंज पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। चेंज जैसे एक ये क्लोज लूप ले लिया, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज हमेशा जीरो होगा। तो ये हमारा सेकंड लॉ था। अब इन इसके बाद की जो हमारी जर्नी है, इसको हम नेक्स्ट सेशन में इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो वी विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर ऑफ अवर इलेक्ट्रिक करंट। गुड बाय गाइस।